हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एचडीएमएम एजुकेशनल सोसाइटी पे। फ्रेंड्स, हम लोग एसएससी जीडी के लिए प्रैक्टिस सेट कर रहे थे, सामान्य ज्ञान का, जीके जीएस का, करंट अफेयर का और हिंदी का। तो उसी क्रम में जीके का प्रैक्टिस सेट है ये। तो क्योंकि पेपर का बहुत कम वक्त बचा है, आप लोग खूब मेहनत से पढ़ते रहिए और ये बहुत बड़ा अवसर है। इतनी बड़ी वैकेंसी है, 45,000 के आसपास वैकेंसी आपकी है, तो वास्तव में बहुत बड़ी वैकेंसी है और टाइम बहुत कम है ना। खूब मेहनत से पढ़िए, मौका मिले उस मौके को भुनाइए, क्योंकि जान रहे हैं कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में किस तरह से नौकरियों की समस्या हो गई है ना। भर्तियां निकलती हैं तो इतनी सारी समस्याएं आती हैं। तो जस्ट आप समझ जाइए कि आपको मौका मिला है और आपको अच्छे से मेहनत करके उस मौके को भुना लीजिए। और आपको पता है कि अगर इस भर्ती की हम लोग बात करें जीडी की, तो मुझे लगता है कि होली तक आप सेलेक्ट हो चुके होंगे, आपका नाम आ चुका होगा, कम से कम इतना तो प्रक्रिया हो ही गई होगी। तो समझ लीजिए आपकी होली कितनी अच्छी होने वाली है ना। तो चलिए कम ऑन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, हाँ जी देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व के महान प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक तथा महत्वपूर्ण बौद्ध शैक्षणिक उत्कृष्टता केंद्र माना जाता है। इसकी स्थापना किस भारतीय शासक ने की थी, आपको यह बताना है। तो इसकी स्थापना कुमारगुप्त ने किया था, आप सबको पता ही होगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने। देखो भैया, नालंदा नाला जैसा, बस आप ट्रिक बता रहा हूँ, भूल ना जाओ ताकि। नालंदा कैसे लगा? नाला जैसा, नाला। तो नाला को क्या रखा जाता है? गुप्त रखा जाता है। तो आपको तुरंत याद है गुप्त, अच्छा गुप्त करके रखना है भाई। तो कुमार गुप्त हो जाएंगे। और हर्षवर्धन के शासनकाल में यहाँ पर जो है चीनी यात्री हेन त्सांग आया था नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने के लिए। तो चीनी यात्री हेन त्सांग हर्षवर्धन के समय में नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने के लिए आया था। नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें तो कुमार गुप्त ने इसको बनवाया था। अगले क्वेश्चन पे चले। फिर लिखा, निम्न में से किसे संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया है, आपको ये बताना है। करंट अफेयर का क्वेश्चन हो जाएगा। करंट अफेयर का है क्या? नहीं, बताना है निम्न में से किसे संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था। आपको उसी समय का बताना, जब संविधान बनी थी संविधान सभा, तो उस समय संविधान सभा का सचिव कौन बना था, ये बताना है। तो जो 22 नंबर क्वेश्चन है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। जो अयंगकर हैं, अयंगकर, हाँ, HVR अयंगकर जो थे, इन्हीं क्या बनाया गया था? संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था। ठीक है भाई। बाकी आप जानते हो संविधान सभा का अध्यक्ष किसे था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी अध्यक्ष बनाए गए थे, है ना। और यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट है? नहीं, छोड़िए, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रैक्टिस की तरह से करते हैं, ज़्यादा डिटेल इसमें मैं आपको नहीं बताऊंगा। आमतौर पे हम लोग जब प्रैक्टिस करते हैं तो मैं आपको उसकी डिटेल बताता हूँ, लेकिन आज मैं डायरेक्ट आंसर आपको बताऊंगा ना, ज़्यादा डिटेल पे बात नहीं करेंगे, प्रैक्टिस की तरह किया जाएगा। 23 लिखा, निम्नलिखित में से कौन सा पद भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत एक संवैधानिक पद है? 76 आपको बताना, आर्टिकल 76 में क्या दिया गया है? तो आर्टिकल 76 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 23 का हो जाएगा डी, भारत का महान्यायवादी। तो जो महान्यायवादी है वो हो जाएगा, आर्टिकल कौन सा हो जाएगा? 76। मतलब आपसे पूछ रहा है कि आर्टिकल 76 में किसकी बात की गई है, किसका पद दिया गया? तो महान्यायवादी का पद दिया गया है आर्टिकल 76 में। अगला क्वेश्चन 24 लिखा, मनुष्यों के लिए शोर की सहन सीमा करीब करीब कितनी होती है? डेसिबल में जो पूछा था, तो इसीलिए आपको बताना है कि जो सहन सीमा है, मतलब जो सुनने की हम लोगों की सीमा है, लिमिट है, वो कितने डेसिबल तक की है, आपको ये बताना। तो 24 का सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। 85 डेसिबल की जो ध्वनि है वो हम लोग सुन सकते हैं, वो हम लोगों के लिए मतलब बियरेबल है, बर्दाश्त करने भर की है। और उससे जब ज़्यादा हो जाएगा तो नाना प्रकार की समस्याएं आ जाएंगी, बहुत प्रकार की समस्याएं कान में आपके आ जाएंगी ना। कान में क्या, दिमाग में भी आ जाएंगी। कई बार क्या होता है, लोग स्थायी रूप से बहरे, पागल, कुछ भी हो जाते हैं जब लगातार ज़्यादा डेसिबल की आवाज़ सुनते रहते हैं। तो 85 डेसिबल आपकी सहन सीमा है। और नॉर्मली अगर पूछे तो 45 से जो है 60 डेसिबल होना चाहिए, जिसमें आपको रहना है, जिस वातावरण में 45 से 60 होना चाहिए ना। अगला 25 अगर देखें क्वेश्चन, 25 नंबर क्वेश्चन लिखा है, यदि लोकसभा के अध्यक्ष अपने कार्यकाल के समाप्त होने से पहले अपना पद त्याग करना चाहे तो वो अपना त्यागपत्र किसे देंगे? बड़ा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बहुत पूछता है और काफी आसान भी है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देंगे? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को देंगे। लोकसभा अध्यक्ष किसको देंगे? लोकसभा के उपाध्यक्ष को देंगे। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी सही हो जाएगा। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन 26 देखते हैं। 26 लिखा है, अक्षांश का 1 डिग्री लगभग डैश किलोमीटर के बराबर होता है। आपको बताना कितने किलोमीटर के बराबर हो जाएगा। तो 26 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 111 किलोमीटर के बराबर है। 1 डिग्री बराबर कितना होता है? 111 किलोमीटर। अक्षांश क्या होता है? तो अगर अक्षांश की बात करें तो जो ग्लोब होता है, जो मानचित्र होता है पूरा, उसमें जो पश्चिम से पूर्व की ओर जाने वाली रेखाएं होती हैं, ये रेखाएं जैसे आप देखते हो इक्वेटर होती है या भूमध्य रेखा होती है, तो भूमध्य रेखा भी क्या, एक प्रकार की अक्षांश रेखा है।
तो पश्चिम से पूर्व की ओर जो जाने वाली रेखाएं होती हैं इनको अक्षांश रेखा बोलते हैं, और जो दूसरी वाली होती है उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली जो रेखाएं होती हैं ये कौन सी होती है, इनकी अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप ऐसा करके देखोगे, इनको बोलते हैं देशांतर रेखाएं, इनको देशांतर रेखाएं बोला जाता है, राइट। तो ये देशांतर है और ये वाली अक्षांश रेखा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 27, महात्मा गांधी ने, तो 1 डिग्री बराबर किसके हो जाएगा, 111 किलोमीटर के। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया था, तो दक्षिण अफ्रीका में बताइए कौन सा अखबार इन्होंने शुरू किया, तो बताएंगे 27 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंडियन ओपिनियन। तो फ्रेंड्स देखो नाम से ही जाहिर है, इंडियन ओपिनियन, ओपिनियन का मतलब होता है अपना विचार देना, अपनी सलाह देना, अपना विचार देना। तो इंडिया का ओपिनियन कहाँ पे दे रहे थे, अफ्रीका में इंडिया का ओपिनियन दे रहे थे, इंडियन ओपिनियन, है ना। ओके जी, और कॉमनवेल्थ ध्यान रखना किसकी है, कॉमनवेल्थ हो जाएगी एनी बेसेंट की, है ना, कॉमनवेल्थ हो जाएगी एनी बेसेंट की पुस्तक है, काफी पूछी जाती है कॉमनवेल्थ। इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी की हो जाएगी, अफ्रीका में इसको लिखते थे ना। अगला है विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश कौन था, तो विजयनगर साम्राज्य का जो प्रथम राजवंश हो जाएगा 28 का सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, संगम वंश। विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश कौन सा हो जाएगा, संगम वंश, जिसको आप सबको पता होगा हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने मिलकर स्थापित किया था। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना अगर यहाँ पे देखेंगे प्रथम राजवंश जो था कौन था, संगम हो जाएगा, हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने किया था। अगला क्वेश्चन है 29, भारतीय राज्य सिक्किम किस देश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, तो ये बताना है सिक्किम कौन से देश के साथ सीमा साझा नहीं करेगा। तो 29 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो सिक्किम है वो बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। और अगर बात यहाँ पे करें हम लोग फ्रेंड्स सिक्किम की, है ना, तो किसके किसके साथ सीमा साझा करता है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे ऑप्शन सी क्लियर हो गया, बांग्लादेश के साथ नहीं करेगा तो आपका नेपाल, भूटान और चीन के साथ करेगा, है ना। सिक्किम आप सब जान ही रहो कि इंडिया की अगर इधर मैप के ऊपर साइड से बात करें हम लोग, तो यहाँ पे आप जब इधर साइड से आते हो तो इधर साइड ये सिक्किम मिलता है आपको, है ना, ऐसे करके बना दे तो ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। जब इधर आती है तो ये यहाँ पे ऐसे आप सिक्किम मिलेगा ऊपर, तो ऊपर से आप देखोगे तो यहाँ किससे करेगा, ये पूरा नेपाल लगा हुआ है तो नेपाल और थोड़ा बहुत चीन का पार्ट हो जाएगा, और किसका हो जाएगा, तो नेपाल, चीन और भूटान का जो क्षेत्र है यहाँ पर तीनों से साझा करेगा, नेपाल, चीन और भूटान से, नेपाल, चीन और भूटान से साझा करेगा, ठीक है। कौन, सिक्किम, और सिक्किम की राजधानी क्या है, गंगटोक। अगला देखेंगे 30 नंबर, इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला स्विट्जरलैंड में स्थित है, आपको बताना स्विट्जरलैंड में कौन सी हो जाएगी, तो आसान क्वेश्चन है, इसका सही जवाब हो जाएगा आल्प्स। आल्प्स पर्वत श्रृंखला जो है स्विट्जरलैंड में स्थित है, आल्प्स पर्वत श्रृंखला। अगला क्वेश्चन है 31, मोबाइल फोन के माध्यम से भारत के गांवों के देश के पहले सांस्कृतिक सर्वेक्षण का क्या नाम है, तो मोबाइल फोन के माध्यम से गांवों का सर्वेक्षण किया जाएगा, तो आपको बताना है भाई कैसा सर्वेक्षण किया जाएगा, सांस्कृतिक सर्वेक्षण, है ना। तो आपको बताना है कि ये जो सांस्कृतिक सर्वेक्षण हुआ है मोबाइल फोन के माध्यम से भारत के गांवों का, तो उसका नाम क्या रखा गया था, तो 31 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेरा गांव मेरी धरोहर, मेरा गांव मेरी धरोहर। तो ऑप्शन सही क्लियर हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। 32 बताना है, देश का पहला जैव गांव बायो विलेज 10 पारा, आपको बताना है कि कहाँ पर है, किस राज्य में 10 पारा गांव, देश का पहला जैव गांव, ठीक है, बायो विलेज है, जो ये कहाँ पे हो जाएगा, इसका जो सही जवाब है 32 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, त्रिपुरा में हो जाएगा। हाँ, देश का पहला जैविक गांव जो है, जैव गांव जो है वो कहाँ पे है, त्रिपुरा में है, इसका नाम है 10 पारा, 10 पारा। नेक्स्ट देखेंगे, किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि को क्या कहा जाता है, तो 33 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुद्रास्फीति। आप समझ रहे होगे क्या बोलेंगे, मुद्रास्फीति इसको बोला जाता है, सामान्य मूल्य में जो है लगातार जो वृद्धि होती है उसको क्या बोलते हैं, मुद्रास्फीति बोला जाता है। 34 नंबर क्वेश्चन है, लोहे की वस्तुओं में जंग क्या बनने से लग जाती है, आपको बताना जंग कैसे लग जाती है, तो ये भी काफी आसान क्वेश्चन, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन। 34 का जो सही जवाब हो जाएगा, आप देखेंगे फेरस क्लोराइड, फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण, या फिर फेरिक सल्फेट, बताएंगे। 34 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि लोहे पर जब जंग लगती है तो उसके भार में क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसका भार बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें नमी चली जाती है जिसकी वजह से उसका भार बढ़ जाता है ना। तो ऑक्सीजन और जल की वजह से ही तो वहां पे जंग लग जाती है, ऑक्सीजन और जल की वजह से ना, नमी की वजह से। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट है 35 नंबर क्वेश्चन। मनुष्य का एक कवक जनित रोग आपको बताना है, कवक के माध्यम से कौन सा रोग हो जाता है। फंगल जो डिसीज है आपको बतानी है, फंगल डिसीज कौन सी हो जाएगी, तो बताएंगे। 35 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जो रिंग वर्म होता है वो हो जाएगा कवक जनित रोग। और इसके लिए एक ट्रिक भी होती है, गंजा दमाद खाए फ्रूट, है ना, गंजा दमाद खाए फ्रूट। तो जो एथलीट फ्रूट, फ्रूट का मतलब पैर की बात करें तो गंजा दमाद खाए फ्रूट, तो गंजापन हो जाएगा और उसके बाद दमाद से यहाँ पे दमा हो जाएगा, दांत खाद खुजली हो जाएगा, है ना। तो गंजा दमाद खाए फ्रूट, और फ्रूट से क्या हो जाएगा, एथलीट फ्रूट, है ना, फ्रूट। तो एथलीट फ्रूट जो हो जाता है फूट मतलब पैर, तो गंजा दमाद खाए फ्रूट, तो गंजापन, दाद और आपका दमा, खुजली, ये सब जो है, और फ्रूट मतलब एथलीट फ्रूट, ये क्या हो जाएंगे, ये सारे कवक जनित रोग हो जाएंगे। गंजा दमाद खाए फ्रूट, तो रिंग वर्म का मतलब हो जाता है कवक से होने वाली बीमारी, है ना, रिंग वर्म। जो दांत वगैरह नहीं हो जाता है, रिंग वर्म मतलब वही जो दांत हो जाता है गोल गोल सा, उसे रिंग वर्म बोल रहे हैं, राइट। और कॉलेरा की बात करें, कॉलेरा इसको हैजा बोलते हैं, तो हैजा की अगर हम लोग बात करें तो ये किससे हो जाएगा, है। और उसके बाद प्लेग है यहाँ पे और तपेदिक है ना, तो इनकी भी चलो चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। तो फ्रेंड्स जितनी बाकी की यहाँ पे देखिए कॉलेरा मतलब इसको हैजा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं हैजा। और हैजा कौन से अंग को प्रभावित करता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो आंत को प्रभावित करता है, आंत को। हैजा आंत को प्रभावित करता है, तो हैजा हो गया, यानी कि कॉलेरा हो गया, प्लेग हो गया और तपेदिक हो गए, ये सारे सारे बैक्टीरिया से होने वाले रोग है, बैक्टीरिया, है ना, बैक्टीरिया मतलब जीवाणु से होने वाले रोग है। और बैक्टीरिया की खोज किसने की थी, लिवेन हॉक ने, ध्यान रखना, बैक्टीरिया की खोज किसने की थी, लिवेन हॉक, है ना, लिवेन हॉक ने बैक्टीरिया की खोज की थी। तो बैक्टीरिया से होने वाले सारे रोग हैं, कॉलेरा, प्लेग और तपेदिक। रिंग वर्म हो जाएगा कवक जनित रोग। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बस थोड़े से और बचे हैं। किस देश ने नवंबर 2022 में चंद्रमा पर अपना पहला रोवर राशिद भेजने की घोषणा की है। राशिद नाम का रोवर है, राशिद नाम का रोवर, तो कौन सा देश भेजेगा आपको ये बताना है। 36 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त अरब अमीरात, UAE, संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा। इसने पहला अपना जो है भेजेगा रोवर, इसका क्या नाम है रोवर का, राशिद नाम का रोवर ये भेजेगा UAE। अगला है 37 नंबर क्वेश्चन। 37 लिखा है कि 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया जाएगा। तो ये मैंने अब पिछले किसी प्रैक्टिस सेट में आपको बताया भी है, ये इंदौर में हो जाएगा, इंदौर मतलब मध्य प्रदेश। और प्रवासी दिवस के बारे में मैंने आपको बताया था 9 जनवरी 1915 को गांधी बाबा जो है 21 वर्ष के बाद अफ्रीका से वापस आते हैं, उन्हीं की याद में प्रवासी दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी के दिन। और 2023 वाला जो होने वाला है फ्रेंड्स वो इंदौर में होगा, जो कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर है, मध्य प्रदेश का शहर इंदौर। वायु में सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा प्रदूषण का सूचक आपको बताना है कौन सा है, मतलब वायु का बताना है, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा प्रदूषण सूचक है। सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा कौन सा ऐसा प्रदूषण है जिसका पता चलता है, समझिए इस क्वेश्चन को, इसका मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी चीज है, कौन सा ऐसा पेड़ है जिसके माध्यम से हम लोगों को पता चलता है कि वायु में सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण हो चुका है। मतलब सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से वायु प्रदूषित की जा चुकी है, किसके माध्यम से पता चलेगा, लाइकेन, काली फफूंद, फर्न या मार्स। आपको इसको बताना है। 38 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लाइकेन। लाइकेन क्या होती है पहले इसको समझ लेंगे। तो ये कवक और शैवाल के बीच की सहजीविता होती है, ध्यान रखना बहुत पूछता है। लाइकेन कवक और शैवाल के बीच की क्या होती है, सहजीविता होती है। मतलब कवक और शैवाल दोनों मिलकर जो एक निर्माण करेंगे जिसका, उसको क्या बोलेंगे, लाइकेन बोलेंगे, ठीक है ना, उसको लाइकेन बोलते हैं। तो ठीक, और यहाँ पे बताना है कि सल्फर डाइऑक्साइड का जो प्रदूषण वायु में होगा उसको कैसे पता करोगे, लाइकेन के माध्यम से पता चलेगा, ठीक है, लाइकेन ऑप्शन नंबर। अच्छा क्वेश्चन है, काफी पूछा आता है ना, ध्यान रखना। और कवक और शैवाल के बीच की सहजीविता है लाइकेन। 39 क्वेश्चन देखेंगे, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो काफी आसान हो जाएगा, 5 जून हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब किस स्थिति में आभासी एवं सीधा बनेगा, ये बताना है। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब किस स्थिति में आभासी एवं सीधा बनेगा। तो 40 क्वेश्चन जो है इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस एवं ध्रुव के मध्य रखी होगी तो क्या बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। जब मध्य में रखी होगी तो क्या होगा फ्रेंड्स, मध्य में रखी होगी तो आभासी और सीधा बनेगा। तो 40 क्वेश्चन का यह प्रैक्टिस सेट था। इसके बाद हिंदी का मैं डाल दूंगा। ओके, जीके पढ़ते रहिए, हिंदी पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, थोड़ा समय बचा है, खूब मेहनत से पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।